नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित कुमार मिश्रा और अभी हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी जो कि ओल्ड वाली है। दरअसल क्या है कि वर्तमान में जितनी भी यूट्यूब पर वीडियो हैं या कहें कि क्लासेस हैं वो मैक्सिमम नई वाली एनसीईआरटी पर हैं। ओल्ड वाली एनसीईआरटी पर कोई भी क्लास अभी तक बनाई नहीं गई है, इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग नई वाली एनसीईआरटी तो हर जगह मिल रही है, जो एनसीईआरटी हम लोगों को आसान रूप से नहीं मिल पा रही है यानी ओल्ड वाली एनसीईआरटी, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ओल्ड वाली एनसीईआरटी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ओल्ड वाली एनसीईआरटी हमें पहली बात तो आसानी से मिलती नहीं है। अगर मिल भी जाती है तो क्या पता कौन सा प्रकाशन मिलता है, तो वो सब चीज़ें आपको परेशान ना होना पड़े, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको ओल्ड वाली एनसीईआरटी कराऊँ। चलिए पढ़ते हैं हम लोग अपने किताब की ओर। तो अगर आप किताब देखेंगे तो आपको ये इस तरह का फ्रंट पेज मिलेगा, और अगर आप नई वाली एनसीईआरटी में देखेंगे तो दूसरा ही चैप्टर आपको दिखेगा। तो ये देख लीजिए, प्राचीन भारत छठी के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक, और ये है रोमिला थापर जी की, जो कि आप लोगों ने बहुत सारा नाम सुना होगा इनका, रोमिला थापर। और इसके अनुवादक हैं गुणाकर मुले। गुणाकर मुले इसके अनुवादक हैं, और ये किताबें वर्तमान में नहीं मिल पा रही हैं, और आप ये देख लीजिए एनसीईआरटी ही है। और आते हैं हम लोग अपने सब्जेक्ट में कि हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले हम लोग इसमें थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, हम लोग थोड़ा सा बड़ा स्पष्ट दिखाई दे, ये रहा। मार्कर मैं थोड़ा सा ब्लैक ले लेता हूँ। चलिए, तो पहले से इसमें पृथक्करण हो अपने काम का नहीं है, उस बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें अलग हैं। भारतीय इतिहास का अध्ययन, इससे हम लोगों को सामान्य तौर पर तो नहीं, प्री में तो नहीं, लेकिन मेंस आज जो बड़े बड़े प्रश्न को आते हैं मेंस में, वो यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, क्योंकि भारतीय इतिहास का अध्ययन क्यों ज़रूरी होता है ये चीज़ इसमें कही जाती है। अध्याय में आएंगे तो पहला अध्याय है आदिम मानव का अध्याय पढ़ेंगे, नगर जीवन का आरंभ पढ़ेंगे, वैदिक युग का जीवन पढ़ेंगे, भारत के बारे में पढ़ेंगे जो 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक का इतिहास रहेगा। उसके बाद मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, भारत 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक का पढ़ेंगे, गुप्त काल पढ़ेंगे, छोटे छोटे राज्यों का युग पढ़ेंगे, उसके बाद भारत और संसार पढ़ेंगे, और यहाँ से ये हमारी पुस्तक समाप्त होगी। चलिए आते हैं अपने किताब की ओर। किताब में आपको एक चित्र दिख रहा है, पहले इसको चित्र को एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। ये आपको चित्र दिख रहा होगा। अब इसके चित्र के बारे में क्या चीज़ दी गई है उसको हम लोग पढ़ते हैं। नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा में एक रंगभूमि, रंगभूमि यानी एम्पी थिएटर के अवशेष हैं। नागार्जुन कोंडा में इस तथा अन्य अनेक स्थापत्यों का निर्माण इक्ष्वाकु राजाओं के शासनकाल में हुआ था। तो इक्ष्वाकु राजाओं के बारे में भी पूछा जा सकता है, या कि नागार्जुन कोंडा क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो इक्ष्वाकु राजाओं के शासनकाल में ईसा की 3री-4थी शताब्दियों में हुआ था। नागार्जुन सागर बांध तैयार हो जाने पर ये प्राचीन स्मारक जलमग्न हो जाते, इसलिए इस रंगभूमि को और यहाँ के अनेक स्मारकों को एक एक पत्थर और एक एक ईंट सहित उठाकर जलाशय के बीच में एक अन्य ऊंची पहाड़ी पर अपने मूल रूप से स्थापित कर दिया गया। कहने का मतलब है कि नागार्जुन सागर जो बांध बन रहा था, नागार्जुन सागर बांध जो बन रहा था, अगर यह बांध तैयार हो जाता शुरुआत में और इन चीज़ों को ना उठाकर यहाँ से लाया जाता, तो ये सब जो अपनी स्मारकतें थी ये हो जाती जलमग्न। अगर जलमग्न हो जाती तो ये हमारा इतिहास की जो चीज़ थी ये पूर्णतः गायब हो जाती जलमग्न होने पर। तो इसलिए क्या किया गया कि यहाँ की जो स्मारक थी, ये स्मारक एम्पी थिएटर और अन्य स्मारकों के एक एक ईंट और एक एक पत्थर को उठाकर दूसरे टीले पे या दूसरी पहाड़ी पर स्थापित कर दिया गया, जिससे ये हुआ कि ये बांध बनने के बाद भी बचा रहा। थोड़ा सा मार्कर में प्रॉब्लम आ रही है, तो साथ कोशिश करते हैं हाथ से लिखने की। चलिए हाथ से ही हो जाएगा, ठीक है। आते हैं हम लोग अपने भारतीय इतिहास का अध्ययन क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ इसमें दी गई है। ये पढ़ना क्यों आवश्यक है। देखिए, नई एनसीईआरटी सब लोग पढ़ रहे हैं,
तो आप नया क्या कर रहे हैं? तो आप अगर नया कुछ कर रहे हैं तो आप ऐसी किताबें पढ़िए ना जो हर कोई पढ़ ही ना पा रहा हो या उन्हें उपलब्ध ही ना हो। तो ये कंटेंट आपको हर जगह मिलेगा ही नहीं। इसलिए आवश्यक है कि आप पुरानी एनसीईआरटी को भी एक बार पढ़ लें। आइए, ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि तुम्हारे मन में अक्सर एक सवाल उठता होगा कि तुम इतिहास क्यों पढ़ते हो। गुजरे हुए ज़माने को समझने का एक रास्ता है इतिहास का अध्ययन। इतिहास में यह समझने का प्रयास किया जाता है कि हमारे पूर्वजों का जीवन किस तरह का था, उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, वे उन दिक्कतों को किस प्रकार हल करते थे। अतीत को जानना तुम्हारे लिए अत्यावश्यक है, क्योंकि तभी तुम आज के भारत की परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझ सकते हो। तभी तुम्हें अपने देश की कहानी मालूम होगी। इस कहानी की शुरुआत सदियों पहले हुई थी। तो ये सिर्फ ये लाइनें हमारे मेंस या प्री में कई बार घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये कह रहा है कि इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि पुरानी इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता ही क्या है। तो ये आवश्यकता इसलिए है कि हम अपने पूर्वजों के बारे में ये जान सकें कि वो लोग कैसे रहते थे, कैसे सर्वाइव करते थे। अगर उनके पास कोई समस्या भी आती थी तो उस समस्या से वो कैसे निपटते थे। अब आगे क्या कहती हैं? अब इतिहास के अध्ययन का तरीका कुछ बदल गया है। पहले इतिहास में ज़्यादातर तारीखों, घटनाओं, अधिकतर केवल राजनीतिक घटनाओं की भरमार रहती थी। अब इतिहास का दायरा विस्तृत हो गया है। अब इतिहास में जीवन के अनेक पहलुओं का समावेश होता था। पहले इतिहास में क्या होता था कि केवल राजा महाराजाओं की बातें लिख दी जाती थी। राजा महाराजा, अब क्या राजा महाराजा बस ही उस टाइम पे थे? और भी तो लोग रहे होंगे, तो उनके बारे में कौन बताएगा? तो ये किताब यही कह रही है कि उनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो जीवन के विविध अंगों के अध्ययन को ही हम संस्कृति कहते हैं। एक ज़माना था जब समझा जाता था कि कला, साहित्य, रुकिएगा थोड़ा सा मार्कर ला लें, इसको थोड़ा सा मूव कर दें हम लोग इस साइड। जीवन के विविध अंगों के अध्ययन को ही हम संस्कृति कहते हैं। एक जमाना था जब समझा जाता था कि कला, स्थापत्य, साहित्य, दर्शन से संबंधित जानकारी ही संस्कृति है। अब संस्कृति में समाज की भी सभी गतिविधियों का समावेश होता है। इसलिए इतिहास में अब समाज के केवल उच्च वर्गों का ही नहीं, बल्कि समाज के सभी स्तरों के समुदायों का अध्ययन होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले केवल यह समझा जाता था कि संस्कृति यानी कला, स्थापत्य, साहित्य, दर्शन आदि, लेकिन अब इसकी परिभाषा ये भी बनती है कि संस्कृति में समाज में और भी जो लोग रहते हैं उनके बारे में भी अध्ययन करना संस्कृति कहलाती है। इसका मतलब केवल ये नहीं है कि उच्च वर्गों के लोगों के बारे में ही जानकारी हम लोग पढ़ें, उनके बारे में ही जो हम लोग चीज़ें इकट्ठा करें उनको ही हम संस्कृति कहें। सामान्य वर्ग के लोग जो छोटी छोटी जगहों पर रहते थे, छोटी छोटी उनकी कार्य क्षमता थी, कार्य करने के तरीके थे, उनको भी हम इस संस्कृति में शामिल करते हैं। ये चीज़ कहने का प्रयास यहाँ पे हो रहा है। अब इतिहास में राजाओं और राजनीतिज्ञों के अलावा उन सामान्य लोगों के बारे में जानकारी हो रहती है जिन्होंने इतिहास को बनाने में योगदान दिया है। इतिहास में कला और स्थापत्य का, भारतीय भाषाओं के विकास का, साहित्य का तो धर्मों का अध्ययन होता है। अब कुल केवल हम यह नहीं देखते कि समाज के कुलीन वर्गों में क्या होता है, बल्कि निचले स्तरों के लोगों के कार्यों के रुचियों को भी जानने का प्रयास करते हैं। इससे इतिहास का अध्ययन अधिक दिलचस्प हो जाता है और हम अपने समाज को काफ़ी बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। कुलीन और सामान्य स्तर के जिन लोगों से हमारा समाज बना है वे सभी आरंभ में भारत के मूल निवासी नहीं थे। उनमें से बहुत से बाहर से आए थे। यहाँ उन्होंने शादियाँ की, यहाँ के लोगों में घुल मिल गए और भारतीय समाज का अंग बन गए। इसलिए नाना प्रकार के लोगों के कारण हमारे देश में नाना प्रकार के धार्मिक कृत्य, बोलियाँ और रीति रिवाज प्रचलित हुए। अभी यहाँ पे थोड़ी सी ये चीज़ें लिखी गई हैं, कई लिपियों में लिखी गई हैं, उन लिपियों के बारे में जब आएगा तो हम पढ़ेंगे। इसने कहा कि हमारे जो भारत में रहने वाले जो हमारे लोग हैं, समाज है, तो ये कोई 100% यहाँ के नहीं हैं। ये लोग बाहर से आए, बहुत से लोग
भारत में आए, यहाँ उन्होंने शादियाँ की, यहाँ के लोगों से मिले जुले और भारतीय समाज का हिस्सा बन गए। इसलिए नाना प्रकार के लोगों के कारण हमारे देश में नाना प्रकार के धर्म हैं, उनके तरीके हैं, बोलियां हैं, रीति रिवाज हैं। हमारे कई मौजूदा विचारों के बारे में हम सोचते हैं ये पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, इसलिए सही हैं, लेकिन हर मामले में ऐसा नहीं है। इसलिए अपने इतिहास को ठीक से जानने और समझने में हमें बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। वर्तमान को समझने के लिए अतीत को समझना अत्यंत जरूरी है। कई बार लोग ये कह देते हैं कि ये पहले से आ रहा है तो ये प्रथा है, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है। हो सकता है उस समय कोई दूसरी परिस्थितियाँ रही हों और उस समय के हिसाब से वो परिस्थितियों को तय किया गया हो। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं कि अभी लोग कहते हैं गांव में कि शाम को झाड़ू लगाने से लक्ष्मी चली जाती है। भैया, शाम को झाड़ू लगाने से लक्ष्मी क्यों चली जाती है? कोई रीज़न है? उसका वैज्ञानिक रीज़न आए तो वैज्ञानिक रीज़न में आएंगे तो शाम को झाड़ू इसलिए नहीं लगाया जाता था पहले के ज़माने में कि पहले के ज़माने में उजाला नहीं होता था, दिया जलते थे, अंधेरा रहता था। तो अगर कोई ज़रूरी चीज़, मतलब कोई मूल्यवान चीज़ गिर गई, धोखे से कचरे में आ गई, तो झाड़ू लगाएंगे तो हमको नहीं दिखेगी। तो ये इसलिए कहा जाता था कि भैया लक्ष्मी चली जाती है, क्योंकि वो सामान जो गिर गया है वो अगर कचरे से बाहर चला गया तो फिर नहीं मिलेगा। तो इसलिए कहते थे कि कोई शाम को झाड़ू ही ना लगाए, सब लगाएं, सुबह लगाएं। तो वो उसका एक प्रकार से कहें वैज्ञानिक या प्रैक्टिकली चीज़ हो गई। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि हमें इतिहास पढ़ना है, लेकिन आँख मूंद कर नहीं पढ़ना है कि जो लिखा गया है वो सही है या उसके रीजन सही हैं। हमें उनको तथ्यों को समझना है कि ये चीज़ें अगर हुई हैं तो किस लिए हुई थी, अभी वर्तमान के हिसाब से क्या आवश्यक है या नहीं है। इतिहास की सही जानकारी दो चीज़ों पर निर्भर करती है। एक है स्रोत सामग्री का विवेचन करके सावधानी से उपयोग करना। प्राचीन काल के इतिहासवेत्ताओं को विभिन्न किस्म के स्रोत सामग्री का उपयोग करना पड़ता था। इसमें से कुछ स्रोत सामग्री विश्वसनीय होती है और कुछ नहीं भी होती है। इसलिए विश्वसनीय स्रोत सामग्री को ज़्यादा महत्व देना जरूरी है। दूसरी चीज़ यह है कि इतिहासवेत्ता अपने कुछ कथनों के बारे में जो दलील देते हैं वो बुद्धि संगत होनी चाहिए। ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे कुछ न कुछ कारण होते हैं, इन कारणों की पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। अतीत की बुद्धिपूर्वक जांच पड़ताल तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। केवल इसी तरीके से इतिहास को आगे पढ़ा जा सकता है, इतिहास के ज्ञान को आगे बढ़ सकता है। कहने का मतलब है जो हमें स्रोत मिल रहे हैं, जो सामग्रियाँ मिल रही हैं, जो लेख मिल रहे हैं, अभिलेख मिल रहे हैं, उनका हमें सावधानी से उपयोग करना है। उसके माध्यम से इतिहास का निर्माण में हमें सहायता लेनी है। ये चीज़ इसमें कही जा रही है। इसके अलावा अतीत का अध्ययन बड़ा ही दिलचस्प होता है। ये गड़े हुए खजाने की खोज के खेल जैसी चीज़ है। इस खेल में खजाने को खोजने के लिए भिन्न भिन्न जगहों का सुराग या संकेत छिपे रहते हैं। एक सुराग मिलने पर तुम्हें अगले सुराग का पता अपने आप चल जाता है। इस धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए तुम खजाने तक पहुंच जाते हो। इतिहास के मामले में खजाने का अर्थ है यह जानना कि तुम्हारे जन्म के काफ़ी पहले दुनिया में और हमारे में देश में क्या क्या घटित हुआ था। भारत के अतीत की शुरुआत कई हजार साल पहले हुई। हमारे पूर्वजों ने अपने पीछे जो चीज़ें छोड़ी हैं उनसे हमें अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। नज़दीक के अतीत के बारे में हमें लिखित और मुद्रित दस्तावेजों से जानकारी मिलती है, लेकिन जब अभी छपाई का ज्ञान नहीं था उस युग के बारे में हमें कागज़ पर हाथ से लिखे हुए लेख ग्रंथ मिलते हैं। जब छपाई का ज्ञान नहीं था उस युग में हमें छपाई नहीं हो पा रही थी, लोग हाथ से लिख रहे थे। परंतु उससे भी पहले के युग में जब कागज़ ही नहीं बना था तब लेख और ग्रंथ ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों पर लिखे जाते थे। कभी कभी लेख बड़ी बड़ी शिलाओं, खंभों, पत्थरों की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटों फलकों पर भी उकेरे जाते थे। अतीत में और अधिक पीछे एक ऐसा भी समय था जब लोग लिखना भी नहीं जानते थे। तो प्राचीन काल में उन लोगों के जीवन के बारे में हमें उन चीज़ों से जानकारी मिलती है जो वो छोड़ गए हैं, जैसे उनके मिट्टी के बर्तन, मृतभांड जिन्हें कहते हैं, या उनके हथियार और औजार। ये ठोस चीज़ें हैं, इन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। कभी कभी तो इन चीज़ों को सचमुच ही धरती से खोद कर निकालना पड़ता है, क्योंकि समय के साथ मिट्टी दफन हुई और ये चीज़ें नीचे गड़ गईं। ये तमाम चीज़ें ऐतिहासिक खजाने की खोज को निकालने के खेल के सुराग हैं। सुराग अनेक प्रकार से हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा उपयोग हस्तलिपियों का होता है। हस्तलिपियाँ उन पुस्तकों को कहते हैं जो ताड़पत्रों या भोजपत्रों या कागज़ पर लिखी गई हैं।
आमतौर पर कागज पर लिखी हुई हस्तलिपियां ही अधिक मिलती हैं, यद्यपि ये उतनी पुरानी नहीं होती जितनी ताड़पत्रों या भोजपत्रों पर लिखी हुई पुस्तकें होती हैं। ये ज़्यादा पुरानी पुस्तकें जिन भाषाओं में लिखी गई हैं उनमें से कुछ भाषाएं आज हमारे देश में बोली भी नहीं जाती, जैसे पाली भाषा, प्राकृत भाषा आदि। दूसरी अनेक पुरानी पुस्तकें संस्कृत और अरबी भाषा में हैं। इन भाषाओं का आज भी हम अध्ययन करते हैं और कभी कभी धार्मिक संस्कारों में भी इनका इस्तेमाल करते हैं, पर आज हम इन्हें अपने घरों में नहीं बोलते हैं। तमिल भाषा में भी बहुत सी पुरानी पुस्तकें मिलती हैं। दक्षिण भारत में बोली जाने वाली इस तमिल भाषा में काफ़ी पुराना साहित्य मिलता है। ये सब शास्त्रीय भाषाएं कहलाती हैं। दुनिया के अनेक भागों का इतिहास विभिन्न शास्त्रीय भाषाओं में लिखा मिलता है। प्राचीन यूरोप में पुस्तकें प्रायः यूनानी यानी ग्रीक, लैटिन भाषा में लिखी जाती थीं। पश्चिमी एशिया में पुस्तकें अरबी और हिब्रू भाषा में और प्राचीन चीन में शास्त्रीय चीनी भाषा में लिखी जाती थी। प्राचीन भारत में यानी हस्तलिखित पुस्तकें जिन लिपियों में लिखी गई वे हमारी आज की लिपियों से काफ़ी मिलती जुलती हैं। संस्कृत की अधिकतर पुस्तकें देवनागरी में लिखी गई हैं। देवनागरी लिपि में लिखी इन पुस्तकों तुम तब पढ़ सकोगे जब तुम्हें संस्कृत का ज्ञान होगा। जब तक तुम्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं होगा तब तक तुम इसे समझ नहीं पाओगे इन पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है। लेकिन 2000 साल पहले की लिखावट काफ़ी भिन्न रही है। उस जमाने का अभिलेख पढ़ने के लिए तुम्हें उस पुरानी लिखावट या लिपि को मेहनत करके सीखना होगा। उस अधिक प्राचीन लिपि में लिखी गई जो हस्तलिपियाँ हैं आज नहीं मिलती हैं, पर उस जमाने के अभिलेख आज भी मिलते हैं। पत्थर की सतह पर या धातु के पत्रों पर लेख जो उकेरे जाते थे उन्हें शिलालेख या अभिलेख कहते हैं। देश के विभिन्न भागों से विभिन्न भाषाओं में ऐसे अनेक अभिलेख मिले हैं। अतीत के बारे में जोड़ बटोर कर जानकारी प्राप्त करने के लिए ये अभिलेख एक प्रकार से सुरागों का काम करते हैं। हस्तलिखित पोथियाँ प्रायः पुस्तकालयों में मिलती हैं, परंतु अभिलेख शिलाखंडों, स्तंभों, प्रस्तर फलकों, भवनों और धातु पत्रों पर पाए जाते हैं। भारत के इतिहास के बारे में अधिकतर जानकारी हमें पुरातत्व विज्ञान द्वारा जुटाए गए सबूतों से मिलती है। प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। इन अवशेषों में स्मारक या भवन, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, पत्थर तथा धातु के औजार, प्रतिमाएं, मूर्तियां तथा अन्य अनेक प्रकार की ऐसी किस्म की चीज़ें होती हैं जिनका सदियों पहले के लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते थे। कुछ अति प्राचीन नगर और गांव या तो उजड़ गए हैं या तो नष्ट हो गए हैं और उनके मकान धरती के भीतर समा गए हैं। उनका उत्खनन करना पड़ता है, यानी उन्हें धरती से खोदकर निकाला जाता है। परंतु कुछ प्राचीन भवन आज भी खड़े हैं, जैसे मंदिर, इनका उत्खनन करने की जरूरत नहीं है। पुरातत्व विज्ञान की सामग्री से हमें जानकारी मिली है कि हजारों साल पहले के भारत के स्त्री पुरुषों का जीवन किस प्रकार का रहा है। उसे हम आदिम अवस्था वाला जीवन कहते हैं, कि लोग अपनी जीविका के लिए ज़्यादातर प्रकृति पर निर्भर रहते थे। न वे अपना भोजन पकाते थे, न उनके कपड़े सिले होते थे, न ही उनके घर होते थे। क्योंकि वे अनाज और सब्जियां नहीं उगाते थे, पौधे और पेड़ों से जो मिलता था उसी पर गुजारा करते थे। पशुओं को पालने की बजाय उनका शिकार करते थे, इसलिए उन्हें हम खाद्य संग्राहक कहते हैं। आगे जब धीरे धीरे उन्हें अपने आसपास के पौधे तथा पशुओं के बारे में अधिक जानकारी मिली और उनके औजारों और काम करने के ढंग में सुधार हुआ, तब उनका जीवन सुविधाजनक बनता गया। अंत में उन्होंने पौधे उगाने और पशु पालने के तरीके खोज निकाले। उस अवस्था वाले मानव को हम खाद्य उत्पादक कहते हैं। तब मानव केवल उन चीज़ों पर निर्भर नहीं रह गया था जो प्रकृति में सहज से मिल जाती थी, बल्कि उसने आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया था। जीवन में यह एक बहुत बड़ा सुधार था। जल्दी ही इन लोगों के जीवन स्तर में इतना अधिक सुधार हुआ कि वे न केवल बढ़िया झोपड़ी में रहने लगे, बल्कि चिंतन करने, अपने विचारों को लिपिबद्ध करने, अपना रहन सहन सुधारने आदि में पर्याप्त समय मिलने लगा। भारत एक उपमहाद्वीप है, परंतु इसका भौगोलिक लक्षण सुस्पष्ट है। उत्तरी सीमा पर जो पर्वत है वे भारत को पश्चिमी तथा मध्य एशिया से अलग करते हैं, परंतु इन पर्वतों में जो अनेक दर्रे हैं वे संपर्क के रास्ते थे। सदियों तक लोग इनमें से आते जाते रहे हैं।
वे पहाड़ी दर्रे विचारों के आदान प्रदान के भी मार्ग बने हैं। सिंधु और गंगा के मैदान उपजाऊ क्षेत्र थे, इसलिए अनेक लोग यहाँ आकर बस गए। आरंभ में यहाँ घने जंगल थे, धीरे धीरे इन जंगलों को काटा गया, जमीन को कृषि योग्य बनाया गया, तभी जाकर इन मैदानों में कई राज्यों का उदय और विस्तार हुआ। यदि तुम दिल्ली से कलकत्ता तक रेल यात्रा करो तो तुम्हें दूर दूर तक खेत नजर आएंगे। आज यकीन करना कठिन है, लेकिन किसी क्षेत्र में जंगल रहे हैं। भारतीय प्रायद्वीप एक ऊंचा पठार है, इसमें से अधिक अनेक नदियाँ बहती हैं। आरंभ में नदियों की इन घाटियों में ही आदमी ने नदियाँ अपनी बस्तियाँ बसाई थी। भारत के पश्चिमी तथा पूर्वी समुद्र तट के क्षेत्र भी उपजाऊ थे। पूर्वी समुद्र तट का क्षेत्र अधिक उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ अनेक नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। जिन क्षेत्रों में वातावरण अनुकूल होता है वहाँ अधिक बस्तियाँ स्थापित हो जाती हैं। विभिन्न क्षेत्रों में पैदा होने वाली चीज़ों का लेन देन के लिए बस्तियों के बीच ही अक्सर संबंध स्थापित होते थे। ऐसे लेन देन से व्यापार का जन्म होता है और संपर्क सूत्र व्यापारी मार्गों में बदल जाते हैं। व्यापार से लोगों में आवागमन को बढ़ावा मिलता है। व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और इस प्रकार लोगों में आपसी मेल मिलाप बढ़ता है। सबसे पहले लेन देन और आवागमन करने वाले वे पशुचारी लोग थे, जो अपने पशुओं को विभिन्न चारागाहों तक ले जाते थे, आबाद हुए किसानों से संबंध स्थापित करते थे और अपने साथ साथ लेन देन की कुछ चीज़ें लेकर चलते थे। जहाँ ऐसे लेन देन में सफलता मिली वह धीरे धीरे लेन देन के काम का पूरा जिम्मा व्यापारियों ने ले लिया और तब वाणिज्य व्यवसाय को बढ़ावा मिला। इसलिए पशुपालन, कृषि तथा व्यापार मनुष्य के महत्वपूर्ण कार्य हैं और ये इतिहास के विकास में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। कौन लोग कहाँ से आए यह जानने का एक तरीका है उस क्षेत्र की भाषाओं का अध्ययन करना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा बसने वाले लोग अपने साथ अपनी भाषा भी ले जाते थे। तब इन नए लोगों के साथ भाषा, जो स्थानीय लोगों की भाषा होती थी और नए लोगों की भाषा होती थी, उसका मिश्रण होता है। भाषाओं के इस मिश्रण से एक नई भाषा जन्म लेती है। जिन क्षेत्रों के लोगों का दूसरे लोगों के साथ अधिक संपर्क होता है उनका जीवन तेजी से बदलता है, परंतु कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जो दूसरों से कटे हुए या अलग थलग बने रहते हैं। ऐसे क्षेत्रों के लोगों में कम परिवर्तन होता है। भारत के कुछ भागों में ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसे क्षेत्रों में अक्सर जो लोग बसते हैं उन्हें हम आदिम जनजातियाँ या आदिम संस्कृतियाँ कहते हैं। भारतीय संस्कृति के अध्ययन के लिए इनका महत्व है। इनका जीवन क्रम प्राचीन भारत के उस समय के लोगों के जीवन के समान है जब भारतीय संस्कृति का प्रारंभ हो रहा था। इनमें ऐसे अनेक पुराने जीवन मूल मौजूद हैं जो भारत के अन्य भागों से अब लुप्त हो गए हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भारत में ऐसी आदि संस्कृतियाँ अब भी जीवित हैं। इनमें हमें अनेक बातों की जानकारी मिलती है। अब आते हैं हम लोग पहले अध्याय की ओर। ये है पहला अध्याय, इसका नाम है आदिम मानव और शीर्षक है खानाबदोश मनुष्य। आदिम मानव को सभ्य बनाने में लाखों साल लग गए। खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक तक की अवस्था तक पहुंचने में आदमी को करीब 3 लाख साल लगे, परंतु एक बार खाद्य उत्पादक बनने के बाद मनुष्य ने बड़ी तेजी से उन्नति की। मनुष्य का अपने आसपास के वातावरण पर जितना अधिक नियंत्रण होता है उतनी ही अधिक तेजी से वह उन्नति करता है। आरंभ में आदमी खानाबदोश थे, यानी वे भोजन और आश्रय की तलाश में झुंड बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। आमतौर पर एक झुंड में कुछ पुरुष, स्त्रियां तथा बच्चे होते थे। सुरक्षा की दृष्टि से अकेले रहने की बजाय समूह बनाकर रहना बेहतर था। उन दिनों का जीवन सचमुच ही बड़ा कठिन था, क्योंकि लोग पेड़ों के फल फूल खाते थे और जो जानवर मिल जाते उनका शिकार करते थे। वे साग भाजी या अनाज पैदा करना नहीं जानते थे, इसलिए जब वे एक स्थान पर मिलने वाली सभी वस्तुओं को खाकर ख़त्म कर देते थे तो उन्हें भोजन की तलाश में अन्य किसी स्थान पर जाना पड़ता था। इसी प्रकार जब वे एक स्थान पर पाए जाने वाले अधिकांश पशुओं का शिकार कर लेते तो शिकार की खोज में उन्हें दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। यदि कहीं गुफाएं होती तो मनुष्य उन्हीं में रहने लगते थे।
अन्यथा वे बड़े पेड़ों की पत्तों वाली शाखाओं के बीच में अपने लिए शरण स्थल बना लेते थे। उन्हें दो चीज़ों का भय रहता था, मौसम का और दूसरा जंगली जानवरों का। आदिम मानव नहीं जानता था कि बादल क्यों गरजते हैं या बिजली क्यों चमकती है, और जब किसी चीज़ का कारण समझ में नहीं आता तो आदमी उससे भयभीत रहता है। बाघ, शेर, चीता, हाथी और गेंडे जैसे खूंखार जानवर जंगलों में घूमते फिरते रहते थे, और उन दिनों भारत में खूब जंगल थे। इन जानवरों की तुलना में मनुष्य कमज़ोर था, इसलिए उसे या तो उन्हें मारना पड़ता था या गुफाओं में और पेड़ों में छिपकर अपनी रक्षा करनी पड़ती थी। ये उनके कुछ शस्त्र दिए गए हैं, इनके बारे में आगे बताया जाएगा। या फिर उन्हें अपने अनगढ़ हथियारों से मार डालना पड़ता था। परंतु इन जानवरों से रक्षा का सर्वोत्तम उपाय था आग। रात के समय जब सभी प्राणी गुफा में जमा हो जाते तो गुफा के मुंह पर आग जलाई जाती थी। आग के डर से जानवर गुफा के भीतर नहीं आते थे। शीतकाल में और तूफानी रातों में आग ही उन्हें आराम तथा सुरक्षा प्रदान करती थी। आग की खोज संयोग से हुई। चकमक पत्थर के दो टुकड़ों को आपस में टकराने से एक चिंगारी उठी, और जब वह चिंगारी सूखी पत्ती और टहनियों पर गिरी तो उसमें से आग निकली। आदिम मानव के लिए आग एक अजूबा थी, परंतु आगे जाकर आदमी ने इसका अनेक कामों में इस्तेमाल किया और इससे आदमी के रहन सहन में बड़ा सुधार हुआ। इस प्रकार आग की खोज से आदमी के जीवन में बड़ा परिवर्तन हुआ, इसलिए इसे हम एक महान खोज कह सकते हैं। औजार और हथियार। चकमक पत्थर का आग पैदा करने के अलावा अन्य कई कामों में इस्तेमाल होता था। चकमक पत्थर कठोर है, परंतु इसके चिप्पड़ आसानी से निकलते हैं, इसलिए इससे तरह तरह के आकार दिए जा सकते हैं। चकमक पत्थर तथा कुछ अन्य किस्मों के पत्थरों का औजार और हथियार बनाने में इस्तेमाल हुआ। इस तरह की कुछ चीज़ें पंजाब में सोहन नदी की घाटी में मिली हैं। कुछ स्थानों में जैसे कश्मीर की घाटी में जानवरों की हड्डियों से भी बने औजार हथियार बनाए जाते थे। पत्थर के बड़े टुकड़ों से और जो आदमी की मुट्ठी में आ सकते थे, हथौड़े, कुल्हाड़ियाँ और बसूली बनाए जाते थे। आरंभ में बिना मुठ की कुल्हाड़ियों से ही पेड़ आदि की टहनियाँ काटी जाती थी। बाद में उसे डंडे से बांध दिया गया तो उसकी शक्ति बढ़ गई और उसका बेहतर उपयोग होने लगा। औजारों के उपयोग से आदमी को बड़ा लाभ हुआ। इनसे वह पेड़ों की टहनियाँ काटने, जानवर मारने, जमीन खोदने और लकड़ी तथा पत्थर को शक्ल देने में समर्थ हुआ। पत्थर के छोटे टुकड़े, जो प्रायः बड़े टुकड़ों के छीलन व कतरन होते थे, इतनी सावधानी से बनाए जाते थे कि उनमें पतली धार आ जाती थी और तब बारीक काम के लिए उनका चाकू या खुरचनी के रूप में उपयोग होता था। उन्हें नोकदार बनाकर तीर या भाले के साथ बांध दिया जाता था। पानी की सुविधा के लिए आदिम मानव प्रायः नदी या झरने के किनारे रहता था। यदि तुम हिमालय की तराई की नदियों के पाटों में या दक्कन के पठार के कुछ भागों में से नर्मदा की घाटी में घूमो तो जमीन में गौर से देखो तो यदा कदा आदि मानव का कोई ऐसा औजार तुम्हारे हाथ लग सकता है। पुरातत्ववेत्ता इन औजारों को असमोपकरण कहते हैं। ये है शस्त्र। अन्न संग्राहक की अवस्था में मानव द्वारा प्रयुक्त औजार एवं वस्तुएं, इन औजारों के उपयोग की जानकारी हमें दी गई है। इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। मानव के आरंभिक इतिहास के हजारों वर्षों में एक अवशेष है पत्थर के अनगढ़ औजार, जिनका इस्तेमाल शिकार तथा अन्य कामों में होता था। ये औजार अक्सर नदियों के कगारों में मिलते हैं, जहाँ प्राचीन मानव जंगली जानवरों के शिकार की खोज में घूमा फिरता था, अथवा गुफाओं और शैलाश्रयों में मिलते हैं जहाँ मानव रहता था। इस युग में पत्थर के औजारों को खूब इस्तेमाल किया करते थे, इसलिए इसे पाषाण युग कहते हैं। इस्तेमाल किए गए पत्थर के औजारों के स्वरूप के आधार पर पाषाण युग को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है: प्राचीन, मध्य, उत्तर। मनुष्य अपनी भोजन सामग्री के लिए लगभग पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। अपने प्रारंभिक औजारों से वह अनेक काम लेता था, जैसे मरे हुए पशुओं की खाल उतारना, उनका मांस काटना, उनकी हड्डियां फाड़ना आदि। अनुभवों से उसने सीखा कि पत्थरों से ठीक किस प्रकार चिप्पड़ निकाले जाते हैं, खास ज़रूरतों के लिए किस तरह के औजार बनाए जाते हैं। मानव विकास की 3 अवस्थाओं के अनुरूप औजारों की 3 अलग अलग श्रेणियां हैं।
पूरा पाषाण युग के औजार, मध्य पाषाण युग के औजार और उत्तर पाषाण युग के औजार। तो दोस्तों यहाँ से हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में। तब तक देखते रहिए हमसे। अब इसमें जितने व्यूज जैसा रिस्पॉन्स आपका आता है उस हिसाब से हम क्लास लाएंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।